और चलिए सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की करेंगे, जहां पर यूपी बीजेपी में लगातार उथल पुथल जारी है और सरकार बनाम संगठन को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। इस बीच उपचुनाव को लेकर भी मंथन हो रहा है। दूसरी तरफ यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने लोकसभा में जो उत्तर प्रदेश में करारी हार हुई उसको लेकर सरकार को रिपोर्ट भी सौंपी है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जो आने वाला उपचुनाव है 10 सीटों को लेकर, उसके लिए 30 लोगों की टीम सीएम योगी ने तैयार की है और अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। यूपी बीजेपी में सरकार वर्सेस संगठन वाले संकट का असर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक दिख रहा है। विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सीएम ने 30 प्रभारी मंत्रियों की बैठक बुलाई। बैठक में दोनों डिप्टी सीएम शामिल नहीं हुए तो प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली दौरे पर थे। केशव प्रसाद मौर्य 16 जुलाई को दिल्ली में थे। उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की। उसी दिन प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी नड्डा से मिले। अगले दिन वो पीएम मोदी से मिलने पहुंचे और समीक्षा रिपोर्ट पेश की। लोकसभा चुनाव में हार के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। प्रशासन की कार्यशैली से कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई। अनदेखी से ही कार्यकर्ता चुनाव में सक्रिय नहीं दिखे। प्रशासन ने बीजेपी मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे। इसी के चलते एक खास पैटर्न पर हर सीट पर बीजेपी को कम वोट मिले। हार की असल वजह क्या है, चर्चा जारी, लेकिन बीजेपी में विरोध के सुर भी जोर पकड़ रहे हैं। तो ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर का काम है। अधिकारियों पे अंकुश लगाना और भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाना, दोनों काम जनहित में और पार्टी हित में बहुत ही आवश्यक है। और अब बात कर्नाटक की, जहां निजी कंपनियों में आरक्षण को लेकर विवाद शुरू हो चुका है। हालांकि कर्नाटक वासियों के लिए ये अच्छी खबर है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से इसका विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस इसको लेकर विधानसभा में जल्द बिल भी लाने वाली है। सीएम सिद्धारमैया ने सोशल मीडिया पर 100% आरक्षण का ऐलान किया, लेकिन महज चंद घंटे में पोस्ट को डिलीट कर दिया। दरअसल राज्य के निजी उद्योगों में कर्नाटक के लोगों को प्रशासनिक पदों पर 50% और गैर प्रशासनिक पदों पर 75% आरक्षण के लिए विधेयक को मंजूरी दी गई। कंपनियों को ग्रुप सी और डी में 100% आरक्षण का प्रावधान रखा गया। इसका विरोध होना शुरू हो गया। लिहाजा फिर कैबिनेट बैठक हुई और उसमें राज्य के निजी उद्योगों में आरक्षण के नए बिल को मंजूरी दी गई। अब निजी कंपनियों में प्रशासनिक पदों पर 50% स्थानीय लोगों को और गैर प्रशासनिक पदों पर कर्नाटक के लोगों को 75% आरक्षण देने के विधेयक को मंजूरी दे दी गई। इसमें ग्रुप सी और डी में 100% आरक्षण की बात नदारद है। सूत्रों का दावा है कि ये बात ड्राफ्ट बिल से भी गायब है। फिर भी कर्नाटक की कांग्रेस सरकार कन्नडिगा फर्स्ट का नारा बुलंद कर प्राइवेट कंपनियों में आरक्षण का बड़ा दांव चल चुकी है। बीजेपी विरोध कर रही है। देखिए, महाराष्ट्र पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गढ़चिरौली एनकाउंटर में 12 नक्सलियों को ढेर किया गया है और इसको लेकर एकनाथ शिंदे जो प्रदेश के सीएम हैं, उन्होंने पुलिस के लिए इनाम की घोषणा भी की है। गढ़चिरौली में छत्तीसगढ़ से लगती सीमा के पास ये एनकाउंटर हुआ। ये इलाका घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा है। इसी वजह से वहाँ पर नक्सली एक्टिव रहते हैं। घने जंगलों का वो फायदा उठाते हैं और वारदात के बाद आसानी से फरार हो जाते हैं। पुलिस को उनकी मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिली। उसके बाद पुलिस ने ऑपरेशन शुरू किया। वंडोली गांव में पुलिस टीम पहुंची। नक्सलियों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। 6 घंटे तक एनकाउंटर चला। एनकाउंटर में पुलिस के 2 जवान घायल हो गए। पुलिस ने 12 नक्सलियों के शव बरामद किए। भारी तादाद में हथियार की भी बरामदगी हुई। 3 AK-47 और 2 इंसास राइफल बरामद किए गए। 1 कार्बाइन और 1 SLR भी बरामद हुए। 12 नक्सलियों के मारे जाने पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गढ़चिरौली पुलिस को बधाई दी। कहा कि गढ़चिरौली पुलिस बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है। डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी पुलिस को बधाई दी। मी गढ़चिरौली पोलिसांना 51 लाख रुपयाचं बक्षीस या ठिकाणी राज्य सरकारच्या वतीनं जाहीर करतो। हाथरस हादसे के जख्म अभी भरे नहीं है। 121 लोगों की मौत को ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ है, लेकिन सूरजपाल उर्फ नारायण सरकार ने उस जख्म को फिर से हरा कर दिया है। उनका कहना है कि होनी को कौन टाल सकता है, जो आया है उसे जाना है, और इसके पीछे, इस हादसे के पीछे साजिश का भी शक जाहिर किया है। हाथरस में 2 जुलाई को भगदड़ कांड हुआ। 121 लोगों की मौत हो गई और उसी दिन से भोले बाबा फरार चल रहा है। पुलिस ने कई जगहों पर दबिश दी, बाबा नहीं मिला और बयान जारी किया। कासगंज में बने अपने आश्रम से और कहा कि होनी को कौन रोक सकता है। 2 जुलाई की घटना के बाद से बहुत ही ग्रसित है। होनी को कौन टाल सकता है, जो आया है
मुझसे एक दिन तो जाना भी है। लगता है कि कोई न कोई साजिश जरूर हुई है। भोले बाबा के साथ अक्सर दिखने वाली महिला भी थी और वकील भी। बाबा ने अपनी गलती नहीं मानी, साजिश का एंगल दिया, सनातन का नाम लेकर खुद को बरी कर दिया। कासगंज में उसकी मौजूदगी की खबर लगते ही उसके भक्त फिर से जुटने लगे हैं। हालांकि बाबा अभी दर्शन नहीं दे रहा है। बताया जा रहा है कि वो बीमार है और इलाज चल रहा है। कासगंज में ही बाबा ने अपना पहला आश्रम बनवाया। अच्छा, कांवड़ यात्रा शुरू वाली है, उससे पहले यूपी में नया विवाद खड़ा हो गया है। मुजफ्फरनगर में आदेश है प्रशासन का कि कांवड़ रूट पर जितने भी ढाबे हैं, दुकानें हैं, कर्मचारियों का और दुकानदार का नाम उन पर लिखा जाए, और इसको लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इस पर रिपोर्ट देखिए आप। मुजफ्फरनगर की सड़कों पर आजकल ये तस्वीर आम हो गई है। इस आम के ठेले को देखिए, इस पर इसके मालिक का नाम लिखा गया है। यानी फल सब्जी बेचने वाले या दुकान ढाबा चलाने वालों को अपना और अपने कर्मचारियों का नाम लिखना अनिवार्य कर दिया है। दरअसल हिंदू साधु संतों की मांग थी कि कांवड़ यात्रियों की पवित्रता बनाए रखने के लिए ऐसा जरूर किया जाए। अब सभी होटल ढाबों पर, चाय मिठाई की दुकान पर मुसलमानों के मोटे अक्षरों में नाम लिखे जा रहे हैं, और जो फलों की ठेली लगाते हैं उन पर भी मुसलमानों के नाम लिखे जा रहे हैं, जो कांवड़ मार्ग पर ये सब कार्य करते हैं। साधु संतों की मांग को प्रशासन ने मान लिया और सरकारी फरमान जारी कर दिया। जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल ढाबे ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम जरूर डिस्प्ले करें। अब इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। AIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इसे धार्मिक बहिष्कार बताया। कर्नाटक में अजीबोगरीब मामला सामने आ रहा है। पहले वहां पर बेंगलुरु मेट्रो में एक किसान को एंट्री नहीं दी गई, और अब मॉल में एक किसान जो कि धोती पहनकर पहुंचा था अपने बेटे के साथ फिल्म देखने के लिए, उसको एंट्री नहीं दी गई। बाद में विवाद बढ़ा, और विवाद बढ़ने के बाद फिर बाद में जाकर इजाजत दी गई। बेंगलुरु के GT वर्ल्ड मॉल में ये घटना हुई। बेटे ने अपने पिता को फिल्म दिखाने के लिए टिकट बुक किया। जब बेटा अपने पिता को लेकर मॉल पहुंचा तो सिक्योरिटी गार्ड ने एंट्री देने से मना कर दिया। सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि ऐसी ड्रेस पहनकर मॉल में जाने की इजाजत नहीं है। गार्ड ने कहा कि एंट्री के लिए उन्हें पैंट पहनकर आना होगा। तो लुंगी वो उतार के थोड़ा पहना था ना, इसलिए वो थोड़ा लेडी लोग को बाद में बर्थडे पर इवेंट लोगों को इरिटेट लगा। बाद में वो मैनेजमेंट के पास कंप्लेंट लगा। हालांकि किसान के बेटे का कहना था कि जब वो अपने पिता के साथ मॉल जा रहे थे तभी गार्ड ने उनके पिता को धोती में देखते ही अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। किसानों के एक समूह ने कन्नड़ समर्थक संगठन के साथ मॉल के सामने विरोध किया और मॉल मैनेजमेंट से माफी की मांग की। विरोध बढ़ता देख मॉल के इंचार्ज ने उस किसान को बुलाया और उनसे माफी मांगी। मॉल के अधिकारियों को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने किसान को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया। देश के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश पर थोड़ा सा ब्रेक लगा है, लेकिन पानी कम नहीं हुआ है और मिट्टी का कटान कई जगहों पर बढ़ा है और खेतों में और घरों में अभी भी पानी घुसा हुआ है। और फिर इसी बीच में आने वाले 3 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट भी जारी हुआ है। एक रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के हल्द्वानी में तेज बारिश की वजह से देवखड़ी नाला उफान पर आ गया। चपेट में 2 कारें आ गई। हालांकि बैरिकेडिंग की वजह से वो बच गई। यूपी के गोरखपुर में भी बाढ़ का कहर बरप रहा है। सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। घर, सड़क, स्कूलों में पानी भरा है। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। बिहार के कटिहार में महानंदा नदी का कहर भी जारी है। जलस्तर बढ़ने के साथ ही नदी किनारे कटान से लोगों के आशियाने और सैकड़ों एकड़ जमीन नदी का निवाला बनती जा रही है। छत्तीसगढ़ में भी हाल बेहाल है। बीजापुर में नेशनल हाईवे हो या फिर गांव को जोड़ने वाली सड़क बाढ़ की चपेट में है। कांग्रेस के विधायक विक्रम मांडवी को सड़क पार करने के लिए ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ा। बीजापुर से जगदलपुर जा रही यात्री बस और एम्बुलेंस समेत कई गाड़ियां जांगला नाले के पास फंस गई। असम के ग्वालपाड़ा में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात बन गए। बड़ी खबर के साथ आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर से इस वक्त हमारे पास है। आईडी ब्लास्ट में वहां पर 2 जवान शहीद हो गए हैं। आईडी ब्लास्ट में 4 जवान जख्मी भी बताए जा रहे हैं। घायल जवान जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए। ऑपरेशन से लौटते वक्त पाइप बम में धमाका हुआ
और इसमें 2 जवान शहीद हुए हैं, 4 जवान जख्मी हैं। उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी खबर दे दें। नीट मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन। पटना एम्स के 3 डॉक्टर हिरासत में। सूत्र ये बता रहे हैं तीनों डॉक्टर्स से पूछताछ जारी है। डॉक्टर्स के कमरे सील कर दिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से अहम खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। तीनों के मोबाइल और लैपटॉप भी जब्त कर लिए गए हैं। 2021 बैच के ये तीनों डॉक्टर्स बताए जा रहे हैं। शशांक मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शशांक, जानकारी दीजिएगा इस पूरे मामले पर। देखिए, बुधवार देर शाम सीबीआई की टीम ने तीनों डॉक्टरों को हिरासत में लिया है और अपने साथ ले गई है और पूछताछ जो है अभी जारी है। और आपको बता दूं, सच है कि जो पेपर लीक हुआ है तो परीक्षा माफियाओं ने इन लोगों से पेपर सॉल्व करवाया और उसके बाद अभ्यर्थियों को रटने के लिए दिया गया। सीबीआई को इसका शक है और इसी लीड पर सीबीआई की टीम जो है वो पूछताछ कर रही है। ये जो डॉक्टर्स हैं, ये इनकी संख्या टोटल 3 है और ये लोग 2021 बैच के मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और इनके मोबाइल लैपटॉप को भी सीबीआई की टीम जब्त कर ली है और इनके पास से कुछ कागजात को भी सीबीआई की टीम ने जब्त किया है, जिसको खंगाला जा रहा है। और आपको बता दें कि कल देर रात करीब 8 से 9 के बीच में इन लोगों को सीबीआई की टीम ने है जो हिरासत में वो लिया है। तो इस मामले में क्या नया निकल के आता है जी देखना होगा। बिल्कुल शशांक, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।